एक कॉल से बच जाती 26 जिंदगियां। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहलगाम अटैक को पूरे 1 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अब ऐसे में एनआईए ने इस पूरे केस में चार्जशीट फाइल की है और वो चार्जशीट हमारे हाथ लगी है। उस चार्जशीट में पता चला कि हमारे ही देश में कुछ गद्दार रह रहे हैं। वो गद्दार सही समय पर आतंकियों की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी होती, अपने घर में उन्हें रुकने, रहने, ठहरने की जगह नहीं दी होती, तो आज ये पूरा हमला टल सकता था और वो आतंकी जेल में होते। लेकिन उन्होंने उनकी मदद की, बाकायदा ये जानते हुए। एक आरोपी ने तो ये तक बताया कि मुझे पता था कि आतंकी है, फिर भी हमने उसकी मदद की। तो ये जानबूझकर की जाने वाली मदद की वजह से कहीं ना कहीं ये आतंकियों का बल और बढ़ा। इनको लॉजिस्टिक और बाकी सब सपोर्ट्स जो है वो ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स से मिल रहा था। पर दो ऐसे लोग थे जो वैली में गाइड का काम कर रहे थे और आतंकी उन्हीं के यहाँ ठहरे थे। उन्होंने उनसे मदद ली और इस बारे में उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या किसी एजेंसी को कुछ नहीं बताया। ये जो पूरा नेटवर्क था ये ऑपरेट हो रहा था पाकिस्तान में बैठे एक शख्स के साथ। ये शख्स वही है जो कुछ साल पहले कश्मीर आया था। कश्मीर में इसने एक शादी भी की और वापस से पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में जाने के बाद ये वहाँ हर दिन एक ही प्लान करता था कि कैसे भारत में बड़ा अटैक करें। उसने इस अटैक के लिए भी 3 से 4 साल का समय लगा दिया और प्लानिंग के तहत कराची में बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। जिस तरह से जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11, सेम वही अटैक था। इनके आका जो ऊपर बैठे थे वो इन्हें गाइड कर रहे थे, बता रहे थे क्या कुछ करना है और उसी के हिसाब से हमला करना है। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या कुछ चार्जशीट में लिखा है, किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है, कौन वो 2 लोग थे जिन्होंने देश से गद्दारी की और कैसे ये उस घाटी तक पहुंचे, वहां हमला कैसे किए, उसके बाद ये कहां फरार हो गए। सब कुछ डिटेल में जानेंगे क्या कुछ लिखा है चार्जशीट में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कश्मीर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम। नेचर काफ़ी अच्छा है। स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारी ऐसे देशों से कंपेयर किया जाता है जहाँ वादियों में जो कहते हैं ना कि एक हवा है वहाँ की और वहाँ का जो कलर है वो लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है, वहाँ का मौसम इतना अट्रैक्ट करता है कि हर कोई जाना चाहता है। वहाँ साफ़ सुथरी जगह, साफ़ एयर और ठंड, ये सब चीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से वहाँ मोस्टली जो है टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। अब इसी जगह पर 22 अप्रैल को इतना बड़ा हमला हुआ जिसके बाद 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बताया जाता है कि ये 26 लोगों की जो मौत हुई उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान का हाथ क्यों? क्योंकि जो मास्टरमाइंड था लंगड़ा, वो पाकिस्तान में बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा था और जो आतंकी आए थे, 3 आतंकी, वो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन जो 2 लोगों ने इनकी मदद की वो हिंदुस्तानी थे। अब शुरुआत से जानते हैं कि पहले मास्टरमाइंड कौन था और किसका नाम सबसे पहले एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। तो जो पहला नाम है वो नाम है सैफुल्ला उर्फ साजिद जाट उर्फ लंगड़ा, उसे लंगड़ा भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के कसौर का रहने वाला है और 2005 में ये बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर आया था। अब कश्मीर आने के बाद इसने पहले तो अपना जो डेरा डाला वो कुलगाम में डाला, फिर उसके बाद साउथ कश्मीर में रहने लगा। अब धीरे धीरे ये पाकिस्तान से भारत आ तो गया था, कश्मीर आ गया था, वहाँ अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था, लोगों से मिल रहा था, देख रहा था किसको परेशानी है, कौन वो लोग हैं जो सेना से नफरत करते हैं, जो लोकल एजेंसी से नफरत करते हैं, जिनके पहले भी परिवार में लोग आतंकी रह चुके हैं, उनका जाकर ब्रेन वॉश करना, उनसे कनेक्शन बनाना, उनको पैसे और दूसरी चीज़ों से सपोर्ट देना। ऐसे में ये दोस्ती यारी सबसे बढ़ा रहा था और लोकल जो यूथ थे उन्हें देश में सरकार के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ भड़काना, उनके खिलाफ बुरा भला बोलना और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स एक तरह से तैयार कर रहा था। लोगों को कह रहा था तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा, मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगा और इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे जॉब्स ऑनलाइन दे रहा था नेटवर्क्स के जरिए अपने। तो बहुत सारे जो यूथ थे, जो यंगस्टर थे, वो इसके बातों में आ गए। अब इसने अच्छा नेटवर्क बना लिया। अब 2005 से 2007 तक ये यहीं रहा। एक लोकल कश्मीरी महिला से इसने शादी भी कर ली और शादी करने के बाद इसका एक बच्चा भी हुआ और उसके बाद ये पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान भाग गया क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी को इसके बारे में पता चल गया था, इसे भी इनपुट मिल गया था कि इसको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद ये तुरंत भाग गया। अब जब ये भाग रहा था और जब सारी चीज़ें हो रही थी तब इसके पैर में एक गोली लगी थी।
इसके पैर में जब एक गोली लगी, उस गोली को तो डॉक्टर्स ने निकाल दिया और ये बच भी गया, लेकिन तब से ये पैर से एक तरह से इसके पैर को एक पैर को लकवा मार दिया, एक पैर से चल नहीं पाता था, एक पैर को इसे यूज़ का नहीं था, तब से इसका नाम पड़ गया लंगड़ा। अब ये एक पैर जो थी इसकी बाद में नकली लगाया था, तब से इससे सब लंगड़ा लंगड़ा कहने लगे, लंगड़ा कर चलाता था। अब ये लाहौर में बैठकर पूरे अपने सरगना को और पूरे अपने ग्रुप को ऑपरेशन वहीं से करता है। एक तरह से आतंकियों का हेडक्वार्टर बना पड़ा है लाहौर, और लाहौर में बैठकर ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करता था। एक तरह से वहीं से बैठ के पूरी घटना को रिमोट कंट्रोल कर रहा था। अब जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो प्रूफ क्या है, एनआईए को इसकी तस्वीर एनआईए के पास थी, उसकी तस्वीर एनआईए ने इसका जो बेटा कश्मीर में है, जो ये जिससे इसने शादी की थी जिस औरत से, उसका बेटा है, उसको दिखाई ये कौन है, तो उसने कहा हाँ ये मेरा बाप है, और उसने पहचाना, बोला यही मेरे पिता है। अब जिसके बाद एनआईए के पास ये सॉलिड एविडेंस आ गया कि हाँ लंगड़ाई इन सब चीज़ों में शामिल है, और उसके बेटे ने भी उसे पहचान लिया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था। अब लंगड़ा ने एक प्लान क्या था, टीआरएफ को स्टैब्लिश करना। आपने आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम सुना होगा, जब पहलगाम हमला हुआ था तो इसका नाम बहुत चला था। अब क्या हुआ था कि देश में 2019 में आर्टिकल 370 हटाया जाता है, जिसके बाद लश्कर तोयबा गुस्सा हो जाता है। लश्कर तोयबा बोलता है कि अब हमारे कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे और हमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना है। अब लोकल लोगों को इन्वॉल्व कैसे करें, और लश्कर तोयबा का नाम भी ना आए। अब लश्कर तोयबा ने सोचा कि अब हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे द रेसिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ। अब क्या होगा कि हर हमले के पीछे लश्कर तोयबा का नाम सामने आ रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेशनली प्रेशर बन रहा था लश्कर तोयबा पे। तो उन्होंने बोला कि हम ये संगठन के पीछे खड़े रहेंगे और ये सब कुछ हमारे हिसाब से हमारे मुताबिक ही करेंगे, लेकिन नाम किसी और का होगा। अब क्या था कि लंगड़ा जो था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना था, सोशल मीडिया पर नेटवर्क बनाना था और ग्राउंड पर जो मॉड्यूल्स थे उन्हें रेडी करना था। अब ऐसे में क्या था कि लंगड़ा 2005 से 2007 तक था यहाँ, तो उसने ओवरग्राउंड वर्कर्स तैयार कर लिए थे, कई लड़कों का ब्रेन वॉश कर लिया था, तो उसके पास एक ग्रुप इकट्ठा था। अब टेलीग्राम के जरिए उन सबसे ये बात करता था। अब टीआरएफ ने क्या किया कि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स शुरू कर दी, बड़े बड़े अटैक्स करने लगे। कई सारे बड़े अटैक्स में टीआरएफ का नाम सामने आने लगा, लेकिन टीआरएफ असली में है लश्कर तोयबा का ही एक सब्सटीट्यूट। अब ऐसे में लश्कर तोयबा बैठकर पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है टीआरएफ। अब पूरा आइडिया था कि लश्कर का नाम ना आए लेकिन काम लश्कर का ही हो। अब ये सब कुछ हो रहा था। अब इसके बाद ये थी पूरी हिस्ट्री किसकी, लंगड़ा की। लंगड़ा ने कैसे टीआरएफ बनाया, लंगड़ा कैसे पाकिस्तान से कश्मीर आया, उसने अपना नेटवर्क बनाया। अब उसने प्लानिंग की पहलगाम हमले की। तो पहलगाम हमले की प्लानिंग जो थी वो 3 पार्ट में बटी थी। अब इन्होंने अटैक्स जो था वो ऐसा नहीं था कि बहुत सडन अटैक अचानक से करना था, बहुत ही रिमोट कंट्रोल ऑर्गेनाइज अटैक ये था। अब क्या हुआ कि 15 से 16 अप्रैल को लंगड़ा ने लाहौर से 3 टेररिस्ट को भेजा। पहला नाम है टेररिस्ट का फैजल जट उर्फ सुलेमान, दूसरा नाम है हबीब तहीर उर्फ छोटू, और तीसरा नाम है हमजा अफगानी। अब देखिए तीनों नाम है, तीनों आतंकी, और तीनों आतंकी जो थे वो कहीं ना कहीं पहले से वेल ट्रेंड थे, और वेल ट्रेंड थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी आतंकी कैंप में और उन्हें भेज दिया गया था। अब कश्मीर बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग कश्मीर में दाखिल हो गए थे। इन तीनों ने वेस्टर्न वैली में पूरी रेकी की। रेकी करने के बाद सिक्योरिटी कैंप्स, टूरिस्ट मूवमेंट, फोर्स कब आती है कब जाती है, ये हर छोटी मोटी डिटेल जो थी वो नोट की, और ये डिटेल जो थी वो अपने इंस्ट्रक्टर यानी जो लंगड़ा बैठा है लाहौर में उसे सब कुछ बताया जा रहा था। अब उसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मिल रही थी। अब इन सब के बीच में जो सबसे अहम बात थी कि अब ये यहाँ आ गए, बिना लोकल सपोर्ट के कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इन्हें मिला लोकल सपोर्ट, यानी हमारे देश में रहने वाले लोग जो हमारे देश का नमक खा रहे, हमसे गद्दारी कर बैठे। तो ऐसे ही 2 नाम था। 21 अप्रैल को तीनों टेररिस्ट जंगल के रास्ते पहलगाम पहुंच गए। 2 लोकल गाइड्स इन्हें मिले, जिसका नाम था परवेज और दूसरे का नाम था बशीर अहमद। इन दोनों ने उन तीनों आतंकियों को अपने यहाँ शरण दी। परवेज की झोपड़ी में उन्हें 5 घंटे छुपाए रखा था। उन्हें बोला था कि आप यहाँ छुप जाओ, यहाँ रुक जाओ। उनके हाथों में वेपन्स थे, बैग में बहुत सारे वेपन्स भरे हुए थे। बात करते वक्त वो पंजाबी लहजे का यूज़ कर रहे थे। तो बशीर जो था दूसरा गाइड, उसने एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में खुद बताया कि हमें समझ गया था कि ये लोग मुजाहिद हैं यानी टेररिस्ट हैं, फिर भी हमने पानी पिलाया,
चाय दी, खाना खिलाया, लंबी बातें की। जाते वक्त 10 रोटी, सब्जी, हल्दी, मिर्च, नमक और पतीला और करछी दी। ये सब कुछ इन्होंने आतंकी को दिया, ये जानते हुए कि ये आतंकी है, क्योंकि उनके पास बंदूक थे, सब कुछ थे। अब बदले में टेररिस्ट ने परवेज को 3,000 रुपए दिए। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये जानबूझकर दिया गया सपोर्ट था। अगर ये सपोर्ट नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं मामला बदल सकता है, क्योंकि उन्हें जंगल में रहना था, इतने दिन सर्वाइव करना था, सब कुछ करना था, तो ऐसे में बिना ये सपोर्ट के नामुमकिन था। अब जो लंगड़ा था, लंगड़ा वहाँ से उन्हें गाइड कर रहा था कि तुम्हें लोकल सपोर्ट मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब तुम जो है आगे बढ़ो। अब अगली दिन सुबह 22 अप्रैल को परवेज और बशीर जो है 2 टूरिस्ट को वेस्टर्न वैली लेकर गए। अब जब वेस्टर्न वैली वो लेकर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तीनों आतंकी जो है वो फेंसिंग के पास बैठे हैं। दोनों को अलर्ट हो गया, लेकिन इन दोनों ने पुलिस को कोई फ़ोन नहीं किया, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्हें पता चल गया था ये आतंकी यहाँ हैं, कुछ बड़ा हमला कर सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कुछ भी पुलिस को नहीं बताया, ना पुलिस की स्टेटमेंट में इन्होंने कोई चीज़ बताई। अगर तभी इन्फॉर्मेशन दी जाती तो ये पूरा हमला टल सकता था, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती और हमला एकदम से टल जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग पुलिस से डरते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन आपको पता है कि पूरी चीज़ गोपनीय रखी जाती है। आप कश्मीर में अलग अलग फोर्सेस हैं, अलग अलग फोर्सेस ने अपने इनपुट बना रखे, अपने नंबर्स दे रखे, हर जगह अपने नंबर्स बता रखे, सबको शेयर कर रखा है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखेगी। अब अटैक के दिन क्या हुआ, लाहौर से जो पूरा है कंट्रोल रूम बनाया गया और वहाँ से हर एक छोटी मोटी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन जो थी वो आतंकियों तक पहुँच रही थी। अब अटैक के दिन जो लंगड़ा है वो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइमिंग और छुपने की जगह, सब कुछ क्या करना है, ये उन जो तीनों आतंकी उनको गाइड कर रहा था। टेररिस्ट की जो मूवमेंट थी वो डायरेक्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट हो रही थी। अब एनआईए के मुताबिक ये कोई लोकल इंसिडेंट नहीं था, मतलब ये प्री प्लान था, बहुत पहले से जो क्रॉस बॉर्डर प्लान था वो बहुत पहले से उसको बनाया गया था, कैसे बॉर्डर क्रॉस करना है, कैसे वहाँ जाना है, कैसे वहाँ इनके लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर, उनसे मदद लेनी है और उनसे मदद लेने के बाद जो है हमला करना है। अब क्या हुआ, हमला हो गया, हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जो हमारे 26 लोग हैं वो शहीद हो गए। अब इसके हमले के तुरंत बाद टीआरएफ ने जो है कश्मीर फाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद के टीआरएफ ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना बना हर तरफ से, इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम पूरे जितने देश है, यूएस वगैरह, जितने भी रशिया वगैरह, सबकी नज़र हम पर है, तो ये पीछे हट गए। इन्होंने कहा कि हमारा जो ग्रुप था वो हैक हो गया था, हमारा टेलीग्राम हैक हो गया था, किसी और ने हैक करके वो चीज़ें डाली, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब लश्कर भी डर गया था कि कहीं ना कहीं भारत गुस्से में और एक साथ पूरे लश्कर को तबाह ना कर दे, लश्कर तैयबा को। अब एनआईए ने खुलासा किया कि एक चैनल जो था वो टेलीग्राम चैनल वो खैबर पख्तूनख्वा से चल रहा था, दूसरा चैनल जो था वो रावलपिंडी से चल रहा था। ये दोनों अलग अलग जगह से ऑपरेट हो रहे थे। ये पाकिस्तान की एक तरह से पूरी सोची समझी साजिश थी कि एक फॉल्स नैरेटिव आगे हम क्रिएट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब डर लग रहा था कि भारत बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो टेररिस्ट किल्ड हुए थे, मतलब जिन टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ था, उनके पास से मोबाइल फ़ोन मिला। एक मोबाइल फ़ोन कराची का था, एक मोबाइल फ़ोन लाहौर से लिया गया था। तो ये पक्के सबूत थे जो डायरेक्ट लिंक्स दिखा रहे थे पाकिस्तान से, और एनआईए की चार्जशीट में पूरे सबूत जो है अटैच है। अब इससे बड़ा मैसेज और चैलेंज क्या था, एनआईए ने चार्जशीट में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान से रन किया गया था। लंगड़ा जैसे मास्टरमाइंड और उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। सोचिए, लंगड़ा का नेटवर्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक्टिव है, आगे भी और प्लानिंग कर सकता है। लोकल लोगों की मदद ने इस अटैक को आसान बना दिया, और कहीं ना कहीं अगर लोकल लोगों की हेल्प नहीं होती तो ये अटैक बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब सिक्योरिटी एजेंसी के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है, इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नेटवर्क, वो आका अगर वहां बैठा है और वहां से वो रिमोट कंट्रोल कर रहा है, तो नए नए लोग तो कहीं ना कहीं से ऐड ऑन होते ही जा रहे हैं। अब उन आकाओं को खत्म करना पड़ेगा, तभी इनका नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। अब कश्मीर में अमन तभी आएगा जब इन मास्टरमाइंड्स और जो लोकल सपोर्ट के जो लोग हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स वगैरह हैं, इनका खात्मा होगा तभी। इनका जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक एक तरह से अमन आना बहुत मुश्किल है। अब एक चीज़ तो इस पूरे खबर से पता चलती है कि अपने ही लोग जब गद्दारी करते तो बहुत बुरा लगता है। और इसमें भी ऐसे हुआ, जो 2 लोकल लोग थे,
अमन चैन से जी रहे थे, जो टूरिस्ट थे उन्हीं के पैसे से उनका घर चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बाहर से आए आतंकी थे उनकी मदद कर दी, ये जानते हुए कि वो आतंकी है, उनके पास बंदूकें देख ली, लेकिन उन्होंने किसी को इसकी खबर नहीं दी। बाकायदा उनको खाने पीने का सामान सब कुछ दिया, हर चीज़ें दी, उन्हें हर चीज़ें मुहैया कराई, उनके साथ बात की, उनके साथ काफ़ी समय बिताया। अब देखना होगा ऐसे क्या और कितने लोग हैं जो हमारे देश में बैठे हुए लेकिन हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं, और बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी आतंकी हमला आसान नहीं है। और यही हमने देखा पहलगाम और बाकी हमलों में भी, वो आप 26/11 ले लो और कोई भी हमला ले लो, उसमें कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के बिना इतनी सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होती। अब देखना होगा NIA क्या कुछ करती है। और हमने कल ही एक खबर देखा कि 2019 में जो CRPF के बेस कैंप पर जो हमला हुआ था पहलगाम में, उसमें जो आरोपी शामिल था वो अचानक से पाकिस्तान में मारा जाता है। जो अज्ञात हमलावर आते हैं वो गोली मार कर जाते हैं। ये अज्ञात हमलावर कौन है, इस पिक्चर का डायरेक्टर कौन है, किसी को नहीं पता, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है ये हर किसी को पता है, क्योंकि जैसे चुन चुन कर पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, एक मैसेज तो क्लियर है कि अगर आप हमला करोगे और सोचोगे बच जाओगे तो आपकी भी खैर नहीं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, हमारी एजेंसीज एक्टिव हैं, सब कुछ है, क्योंकि हमला कौन करता है उसके पीछे कौन है इसकी कभी जानकारी सामने नहीं आती। और ये जिस तरह के शूटर्स जो आते हैं अचानक से आतंकी को गोली मार कर चले जाते हैं, उनके बारे में भी कोई कुछ जान नहीं पाता। पिक्चरों में हमने देखा है बहुत तरह के स्पाई और एजेंट्स वगैरह जाते हैं और टारगेट किलिंग्स करते, आतंकियों को मारते वापस आ जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलता जो इन आतंकियों को मार रहा है। तो दोस्तों ये खबर में बस इतना ही, आगे जो कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और मेरी नज़र जो देश में आतंकी हमले इस तरह की चीज़ें हो रही है, NIA से जुड़ी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी, उन पर भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ मर्डर केस के अलावा, और मेरी दिलचस्पी उसमें ज़्यादा है। तो आप और कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी चाहूँगा कि मैं आप तक और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।